ठीक है रोशनी, स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये अपन यहाँ से लास्ट क्लास में यहाँ से भी अपन ने छोड़ा था। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा क्या था। लास्ट क्लास में अपन ने पेरेंटल को आगे कंटिन्यू करते हुए इसके क्या पढ़े थे, डिजाइन पढ़ रहे थे। डिजाइन में अपन ने पढ़ा था क्या, व्हीकल्स पढ़े थे। अंकित इंक डालो इसमें मार्कर में। ठीक है, पेरेंटल में अपन क्या पढ़ रहे थे, व्हीकल्स पढ़ रहे थे। दो टाइप के व्हीकल्स होते हैं, एक होता है अपना एक्वस व्हीकल और दूसरा कौन सा होता है, नॉन एक्वस व्हीकल। ठीक है, और एक्वस व्हीकल्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से अपन ने क्या पढ़ा था, 5 टाइप के एक्वस व्हीकल्स होते हैं। पहला होता है कौन सा, WFI, वाटर फॉर इंजेक्शन। दूसरा होता है अपना स्ट्राइल वाटर फॉर इंजेक्शन। तीसरा कौन सा होता है रोशनी? यस सर। तीसरा कौन सा पढ़ा था एक्वस व्हीकल्स में अपन ने, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, चौथा पढ़ा था अपन ने NaCl इंजेक्शन, और पांचवा पढ़ा था कौन सा, रिंगर इंजेक्शन। याद आ रहा है रोशनी, याद आ रहा है? ये पकड़ो, 1 सेकंड होल्ड करना रोशनी। पूरा हाथ लंबे तो करा दिया यार, 2 मिनट पकड़ दो। ठीक है, अपन ने देखा था डिजाइनिंग में अपन क्या देख रहे थे, पेरेंटल की डिजाइनिंग कर रहे थे कि पेरेंटल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो डिजाइनिंग में अपन क्या देख रहे थे, जो एपीआई है उसको कैरी करने वाले, जो कैरी करेंगे उसको क्या बोल रहे थे अपन बोल रहे थे व्हीकल्स। मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार। ठीक है, जो व्हीकल्स होते हैं वो एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक एक्वस व्हीकल्स और एक नॉन एक्वस व्हीकल्स। ठीक है, नॉन एक्वस व्हीकल्स। एक्वस व्हीकल्स में अपन डिस्कस कर रहे थे, एक्वस व्हीकल्स में कौन कौन से टाइप आते हैं। एक आता है अपना WFI, वाटर फॉर इंजेक्शन। दूसरा आता है अपना कौन सा, बोलते चलो जल्दी जल्दी, दूसरा कौन सा आता है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, तीसरा आता है अपना बैक्टीरियोस्टैटिक्स वाटर फॉर इंजेक्शन। चौथा आता है अपना कौन सा, NaCl इंजेक्शन। ठीक है, पांचवा कौन सा आता है, रिंगर इंजेक्शन। ठीक है, रिंगर इंजेक्शन। ठीक है, ये सब डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद अपन एक एक करके देख रहे थे कि वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होते हैं। वाटर फॉर इंजेक्शन अपन ने डिस्कस किया था। वाटर फॉर इंजेक्शन में अपन ने कुछ क्राइटेरिया देखी थी, कैसी कि पायरोजन फ्री होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, पायरोजन फ्री होना चाहिए। ठीक है, स्ट्राइल होना जरूरी नहीं है, 4160 स्टाइल होना जरूरी नहीं है, पायरोजन फ्री होना जरूरी है। कैसा होना चाहिए, पायरोजन फ्री। कल मैं बताया था पायरोजन क्या होते हैं। ठीक है, पायरोजन होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि कौन रिलीज करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, कौन रिलीज करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिलीज करता है क्या, एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करता है। ये एंडोटॉक्सिन्स किस नेचर के होते हैं, बताओ रिंकेश, बताओ किस नेचर के होते हैं एंडोटॉक्सिन्स। रिंकेश आवाज आ रही है आपको? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, तो कौन किस नेचर के होते हैं एंडोटॉक्सिन्स?
इंडोटॉक्सिन बताया था ना मैंने कि लिपोपॉलीसैकेराइड्स नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? लिपोपॉलीसैकेराइड्स। लिपोपॉलीसैकेराइड्स, अब मत भूलना, लिपोपॉलीसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ लेता है वो। ठीक है, कैसे नेचर के होते हैं? लिपोपॉलीसैकेराइड्स नेचर के होते हैं। अब ये एंडोटॉक्सिन्स क्या करेंगे? अपनी बॉडी में जाते हैं, बॉडी में जाके क्या कर देते हैं? बॉडी टेम्परेचर क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? Yes, sir. No. ठीक है, तो अपन ने पायरोजन डिस्कस कर लिया। पायरोजन क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। कौन रिलीज करता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। ठीक है, ग्राम बैक्टीरिया रिलीज करते हैं एंडोटॉक्सिन, जो कि इनका नेचर कैसा होता है? लिपोपॉलीसैकेराइड होता है, जो कि बॉडी में जाकर क्या कर देते हैं? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। इस वजह से इनको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। किसमें से? पेरेंटल से। अपन ने देखा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल की जब मैन्युफैक्चरिंग सॉरी वाटर फॉर इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे दो टाइप से। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन से टाइप थे? कौन कौन से टाइप्स थे अपने वाटर फॉर इंजेक्शन को बनाने के लिए? रिंकेश, रोशनी, डिस्टिलेशन बोल दो। डिस्टिलेशन था और एक आर हाँ, आरओ, और एक था डिस्टिलेशन। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, आरओ और डिस्टिलेशन, ये दोनों भी मैं समझा दिया था। ठीक है, कि डिस्टिलेशन में कैसी असेंबली होती है? राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, यहाँ पे अपन बर्नर लगा देते हैं या वाटर फिल कर देते हैं, और उससे क्या चला जाता है? कंडेंसर के थ्रू रिसीवर में चला जाता है। आ गया समझ? और यहाँ पे बैफल्ड लगा देते हैं, तो उसका दूसरा नाम क्या पड़ेगा? बैफल्ड डिस्टिलेशन। ठीक है, ठीक है, बैफल्ड डिस्टिलेशन नाम पड़ गया। और दूसरा टर्मिनोलॉजी अपन ने देखी थी, आरओ वाटर। आरओ आरओ प्रोसेस से क्या बनाते हैं? WFI बनाते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस इसका फुल फॉर्म होता है। ऑस्मोसिस में बताया था कैसी होती है? लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाती है? हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, पर इसको अपन क्या करा देते हैं? फोर्सफुली प्रेशर के थ्रू क्या करा देते हैं? रिवर्स करा देते हैं, इसलिए इसका क्या पड़ जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये दो प्रोसेस थी जिससे क्या कर रहे थे? मैन्युफैक्चर कर रहे थे वाटर फॉर इंजेक्शन की। ठीक है, इसके बाद अपन क्या देख रहे थे? इसके बाद देख रहे थे अपन कि इनमें जो अपन ने मैन्युफैक्चर किया है, क्या वो जो वाटर फॉर इंजेक्शन अपन ने बनाया है इन मेथड से, क्या वो सही बना है कि नहीं बना? ठीक है, ये चेक करने के लिए अपन दो टेस्ट लगा रहे थे। पहला था कंडक्टिविटी टेस्ट। ठीक है, दूसरा था कौन सा? ग्रेविमेट्रिक टेस्ट। यहाँ तक अपन पिछली क्लास में कवर कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। आप रिवाइज हो गया आपका कल की क्लास का? यस सर। ठीक है, तो एवेल्यूशन में अपन ने दो टेस्ट पढ़े थे। वाटर फॉर इंजेक्शन के एवेल्यूशन में क्या पढ़े थे? दो टेस्ट पढ़े थे। तो पहले टेस्ट था कौन सा? कंडक्टिविटी टेस्ट। ठीक है, कुछ नहीं होता, सिंपल असेंबली रहती है। असेंबली में क्या रहता है? यहाँ पे वाटर फॉर इंजेक्शन जो बना है वो फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पे अपन दो इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं? करंट को सप्लाई करते हैं। ठीक है, करंट को सप्लाई किया। अब वाटर है, आपको पता होना चाहिए वाटर कैसा होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है? बैड कंडक्टर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं? कंडक्टिविटी टेस्ट कर रहे हैं। तो वाटर फॉर इंजेक्शन अपन ने फिल कर दिया, ये वाटर फॉर इंजेक्शन है। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी चेक करेंगे, तो कंडक्टिविटी कितने से ज्यादा नहीं आनी चाहिए? ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, ये मार्क कर लेना, इम्पोर्टेंट है। कंडक्टिविटी अपनी कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए?
0.1 सॉरी, ठीक है, लेस देन 1 माइक्रोमो, ठीक है, लेस देन 1 माइक्रोमो, याद रख लेना ये कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 माइक्रोमो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मो देख रहे हो, ये MOH, ये यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती है, ठीक है। और ओम होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो मो होती है वो रेजिस्टेंस की होती है, और रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपना क्या, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, तो इसकी यूनिट होती है ओम होती है। तो इसमें कितने से ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, 1 माइक्रोमो से ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो गया रोशनी? यस सर। ठीक है, तुम्हें पूरे टेस्ट में कौन सा पॉइंट हेलो सबसे ज्यादा याद रखना है? हाँ बोलो। हेलो सर, एक बार ये हाँ ओ बोलो। एच एम और एम ओ एच का अंतर बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, तुम्हें पहले ये समझो, जो कंडक्टिविटी में सबसे जो कंडक्टिविटी टेस्ट है वो वैसे तो अनऑफिशियल टेस्ट है, इसलिए यूज नहीं करते, ठीक है। कैसा टेस्ट है, अनऑफिशियल है, पर पूछ लिया फिर भी अपन याद होना चाहिए कि ऐसा टेस्ट भी होता है। कैसा टेस्ट है, अनऑफिशियल टेस्ट है, ठीक है, पर फिर भी पूछ लिया तो टेस्ट कंडक्टिविटी टेस्ट लगता है। दूसरी, इसका जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट तुम्हें याद रखना है वो होता है कितना, कि WFI इंजेक्शन की कितने से ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, 1 माइक्रोमो से ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं जो मोहो और जो ओम का रिलेशनशिप है वो बता रहा था मैं, ठीक है, जो डाउट में एक्चुअली में ये यूनिट होती हैं। जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही जो मोह है वो किसकी यूनिट होती है, कंडक्टिविटी की, यूनिट होती है, ठीक है। और जो मोह होती है वो होती है अपनी रेजिस्टेंस की, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है। जो ओम है वो किसकी यूनिट होती है, कंडक्टिविटी की होती है। मैं थोड़ा क्या है कि फ्लो में उल्टा बोल रहा था। और जो मो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या होता है, तुम जब वो फिजिक्स वगैरह जब पढ़े होगे 11 12 में या फिर अपने 9 10 में भी, तो उसमें तुमने देखा होगा जो कंडक्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है अपनी, मो है, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी हो जाएगी, ओम हो जाएगी। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये इतना बस तुम्हें यूनिट याद रखनी है। यूनिट कंडक्टिविटी की यूनिट कितनी होती है, सॉरी, कंडक्टिविटी टेस्ट में जो लिमिट होनी चाहिए वो कितनी होती है बताओ, 1 पॉइंट माइक्रो वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए लेस देन 1 माइक्रो ओम, ओम। ठीक है। कितनी होनी यस चाहिए, सर। इससे ज्यादा यदि नहीं। आती है तुम्हारी कंडक्टिविटी तो तुम्हारा जो वाटर फॉर इंजेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, यदि 1 माइक्रोमो से ज्यादा कंडक्टिविटी आती है तो तुम्हारा टेस्ट वाटर फॉर इंजेक्शन कैसा हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, मतलब प्रॉपर बना नहीं है, पूरा जितना भी बनाया था वो सब डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? यस सर। अनऑफिशियल टेस्ट है, ऑफिशियली टेस्ट नहीं है ये,
ठीक है, फिर भी अपने पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन में ये टेस्ट लगाते हैं। बाई चांस वो पूछ लिया जीपैड वाला तो अपने पता होना चाहिए। और लिमिट लिमिट याद रखना, कुछ याद ना हो, लिमिट याद होनी चाहिए कि 1 माइक्रोमो से ज्यादा, ओम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं अपन दूसरे टेस्ट की। जो दूसरा टेस्ट था एवोल्यूशन में वो कौन सा था? ग्रेविमेट्री टेस्ट। ये ग्रेविमेट्रिक टेस्ट। इसका दूसरा नाम होता है टोटल सॉलिड कंटेंट टेस्ट। क्या होता है? टोटल सॉलिड कंटेंट। ठीक है, टोटल सॉलिड कंटेंट टेस्ट। ठीक है, ये इंपोर्टेंट टेस्ट है, ऑफिशियली टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं, एक चैम्बर होता है अपनी, ठीक है, चैम्बर में अपन ने क्या रख दिया, अपना वाटर फॉर इंजेक्शन रख दिया। ठीक है, रखने के बाद ठीक है, इसमें टेम्परेचर लगा देते हैं अपन, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस लगा दिया। ये अपना क्या है? वाटर फॉर इंजेक्शन है। अब इसको 100 डिग्री सेल्सियस को हीट अप करेंगे तो इवापोरेट हो जाएगा पूरा। ठीक है, लिंकेश आवाज आ रही है? रोशनी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आवाज आ रही है रोशनी? Yes, sir. हेलो? एक सेकंड। ठीक है, तो अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? अपन इवैल्यूएशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन देख रहे थे, जिसमें से कंडक्टिविटी टेस्ट अपन ने देख लिया था। कंडक्टिविटी टेस्ट में जो लिमिट देखी थी, जो मेन थी याद रखने के लिए, वो कौन सी थी? लेस देन कितना होना चाहिए? लेस देन 1 माइक्रो क्रोम। ओम। ठीक है, बस, गुड, ये याद रखना है। ठीक है, अब बात करना है ग्रेविमेट्रिक टेस्ट की। ग्रेविमेट्रिक टेस्ट को दूसरा नाम क्या है ग्रेविमेट्रिक टेस्ट का? बोलो Total solid. बोलो। ग्रेवी किसका सर? कंटेंट। जो ग्रेविमेट्रिक टेस्ट है उसका दूसरा नाम क्या है? टोटल सॉलिड कंटेंट टेस्ट। ठीक है, आ गया समझ? इसमें क्या करते हैं ग्रेविमेट्रिक टेस्ट में, एक चैम्बर होता है ओवन जैसा, उसमें अपन क्या करते हैं, सैंपल रख देते हैं। सैंपल के तौर पे अपन क्या रखेंगे? वाटर फॉर इंजेक्शन रखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर कितना लगा देंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद जो वाटर होगा वो सारा कैसा हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट हो गया, लास्ट में जाके क्या बचेगा अपने? यदि कुछ होगा तो सॉलिड आके बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसको कर लेते हैं अपन बेक। क्या कर लेते हैं? वे कर लेते हैं। ठीक है, वे करने के बाद इसकी लिमिट मैं बताऊंगा। अब तुम्हें ये हमेशा याद रखना है, जब भी ग्रेविमेट्रिक टेस्ट का नाम आएगा तो तुम्हें 2 रिलेशनशिप्स याद आने चाहिए। कौन कौन से? एक तो टेम्परेचर, ठीक है, वर्सेस कौन सा? वेट। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस sir. क्या याद आना चाहिए? वेट। जब भी ग्राफ प्लॉट होगा, जो भी ग्राफ प्लॉट होगा वो इन दोनों के बीच में प्लॉट होगा, टेम्परेचर और वेट के। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे देखो टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक पहले जब अपन ने सैंपल रखा था उसका वेट कुछ होगा, और जैसे ही अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो भी कंटेंट इवापोरेट होने वाला होगा वो सब इवापोरेट हो जाएगा, और अपना क्या दूसरा जो फाइनल वेट निकल के आएगा, ठीक है, उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या रिलेशनशिप देखते हैं ग्रेविमेट्रिक टेस्ट में? टेम्परेचर और वेट का देखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी वेट आएगा, जो कंटेंट बचेगा, जैसे अपना वाटर फॉर इंजेक्शन था अपन ने रखा, ठीक है, सारा वाटर इवापोरेट हो गया, अब यहाँ पे कुछ सॉलिड कंटेंट बचा होगा।
ठीक है, उसको अपन वे करेंगे। ठीक है, वे कर लिया। अब उसकी लिमिट लिखना कि कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो टोटल सॉलिड कंटेंट है वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो अपना 10 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 10 ppm। ठीक है, ये मार्क में कंफ्यूज तो नहीं होते ना ये वाले मार्क में? हमेशा याद रखना, जिस साइड एरो ओपन होता है वो लार्जर साइड होती है, और जिस साइड एरो क्लोज होता है वो कैसी होती है, स्मॉलर साइड होती है। ठीक है, अब तो तुम्हें लिमिट कौन सी याद रखनी है कि जो टोटल सॉलिड कंटेंट आएगा वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ppm का फुल फॉर्म बताओ तुम दोनों में से कोई एक, जिसको भी पता हो ppm क्या होता है। रिंकेश, रोशनी? ppm क्या होता है बताओ। अपन ने यहाँ पे ppm ऐसा लिमिट लिखी है, अपन ने पता भी तो होना चाहिए कि है क्यों। और आपको नहीं आता तो आपको पूछना है कि भाई क्यों, क्या सर ये ppm क्या है, क्योंकि अपन यहाँ पे ईगर है लर्न करने को। अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछोगे, उससे क्या होगा कि एक तो पूछने का कैपेबिलिटी बढ़ेगी, दूसरा आंसर देने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। चाहे गलत दोगे सही दोगे कोई मायने नहीं रखता, मेन चीज है कि तुम यहाँ सीख रहे हो। तीसरी चीज ये है कि हेजिटेशन खत्म हो जाएगी, और तुम्हें टर्मिनोलॉजीज पता होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यदि तुम्हें पीपीएम दिख गया और हो सकता है तुम, और पीपीएम ना देके उसने फुल फॉर्म दे दिया, तो हो सकता है तुम कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो तुम में से किसी को सर पता है पीपीएम क्या क्या? बताओ। पार्ट्स पर मिलियन। हाँ, पार्ट्स पर मिलियन, गुड। ठीक है, क्या? तो पार्ट्स पर मिलियन इसकी लिमिट होती है। तो टोटल सॉलिड कंटेंट कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तुम्हें पता है 1 ppm कितना इक्वल्स टू कितना होता है, मतलब ये सब निकालना आता है? 1 ppm इक्वल्स टू कितना mg, ठीक है, या फिर नहीं। मिलीग्राम, ये सब चीजें में कन्वर्ट करना आता है आप लोगों को? नो सर। ठीक है, सर ppm जब भी दिखेगा, ppm जब भी दिख जाए तो याद रखना 10 पावर -6। ठीक है, इसकी वो यस। रहती है 1 ppm इक्वल्स टू कितना होगा, 10 पावर -6 होता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा जब भी डायल्यूशंस वगैरह करोगे ना, तो उसमें क्या करते हैं अपन, जो भी डायल्यूशंस करते हैं ना, तो उसमें अपन सपोज जब HPLC वगैरह या यूवी वगैरह चलाओगे तो उसमें अपन पीपीएम में सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं। पीपीएम, इसका दूसरा तौर पे भी अपन क्या कहते हैं, माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, ये सॉल्यूशंस बनते हैं उनको पीपीएम कहा जाता है। ठीक है, वो डिटेल है, एक अलग से उसकी क्लास लगेगी तो उसको डिटेल में बता देंगे कि एक्चुअली कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे क्या करते हैं। तो जब भी क्लास लेंगे, अंकित अंकित क्लास लेगा तो क्लियर आउट करा देगा ये सारी टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो जी सर। अपने काम का कितना मतलब है, कितना कितना मतलब है कि ग्रेविमेट्रिक टेस्ट में लिमिट कितनी होनी चाहिए, बोलो। लेस देन 10 ppm। हाँ, लेस देन 10 ppm। अब कभी भी कल की क्लास में तुमसे पूछ लिया जाए तो तुम्हें बताना है लेस देन 10 ppm, कि अब अंकित लेगा क्लास, बता देना नहीं तो बोलेगा कि सौरभ पढ़ाता भी है कि नहीं पढ़ाता सही से। ठीक है, मैं मार्क करते जा रहा हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीपीआई पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मार्क करते जा रहा हूँ। ठीक है, पूरा टेस्ट याद हो नहीं हो कोई मायने नहीं रखता, पर तुम्हें लिमिट अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे यस मैं ओके। पूछ रहा हूँ, एक एक करके क्या बताओगे, लिमिट बताते चलोगे। बताओ, वाटर फॉर इंजेक्शन में कंडक्टिविटी टेस्ट में कितनी लिमिट होनी चाहिए?
1 micro. Oh, less than 1 micro. 1 माइक्रो, लेस देन 1 माइक्रो। और अपनी ग्रेविमेट्रिक टेस्ट में कितनी लिमिट होनी चाहिए वाटर फॉर इंजेक्शन की? Less than 10 ppm. लेस देन 10 ppm। गुड। ये दोनों टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद रखने ना, क्वेश्चन कभी भी बनेगा तो इन दोनों से ही बनेगा। वाटर फॉर इंजेक्शन में ये Okay, sir. फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन की स्टोरेज कंडीशंस के बारे में। कैसी स्टोरेज कंडीशंस के बारे में? स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन में पहला पॉइंट लिख लो, इट कैन बी स्टोर्ड इन एनी वॉल्यूम। इट कैन बी स्टोर्ड, ठीक है, इन एनी वॉल्यूम। ठीक है, कितना भी बना सकते हैं अपन वाटर फॉर इंजेक्शन, क्योंकि इन प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि एपीआई को डिसॉल्व करने में, बनाने में, फाइनल पैकेजिंग तक, जो अपन वाटर फॉर इंजेक्शन बॉसिंग करने में, अपने जो भी एम्प्यूल्स और वाइल्स आते हैं, एम्प्यूल्स और वाइल जानते हो ना कैसे होते हैं? तुमने देखा भी होगा। शायद रोशनी प्रैक्टिस कर रही है ना हॉस्पिटल में, रोशनी? Yes, sir. हाँ, तो एम्प्यूल्स और वाइल्स देखे हैं ना कैसे होते हैं? एम्प्यूल्स होता है एक सिंगल डोज कंटेनर होता है, जिसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेक करते हैं, फिर उसको फिल आउट करते हैं। और वाइल्स में क्या करते हैं, सीधा कैप हटाते हैं, एक रबड़ स्टॉपर लगा रहता है, उसमें नीडल डालते हैं और क्या कर लेते हैं अपन, इंजेक्शन फिल आउट कर लेते हैं। तो ये रबड़ स्टॉपर्स Yes, वालों sir. को बोलते हैं वाइल्स। और जो अपना सिंगल यूज रहता है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनको किसी भी वॉल्यूम में बना सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। दूसरा पॉइंट याद रख लो, ठीक है, इट कैप्ट एट evaluated temperature at 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब तुम कितना भी बना लो, टैंक, एक टैंक, 2 टैंक वाटर फॉर इंजेक्शन बना लो, पर उसको इस कंडीशन में कैप्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यूसली उसको 80 डिग्री सेल्सियस में तुम रखे रहोगे। ठीक है, आ गया समझ? ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि 24 घंटे से ज्यादा इसको रख नहीं सकते। ठीक है, तीसरा पॉइंट कौन सा है? इट कैन स्टोर फॉर ओनली 24 आवर्स। ठीक है, या 1 डे। सर सेकेंड वाला लाइन एक बार पढ़। ये वाला पॉइंट बता देता हूँ। यस। मतलब देखो, जो तुमने वाटर फॉर इंजेक्शन बनाया है, बना के रख लिया, ऐसा तो नहीं है कि बनाया और तुरंत यूज तो तुरंत करोगे ही, पर इतना ज्यादा अमाउंट बना लिया कि तुम्हें पूरे दिन में इसको यूज करना है, तो उसको एक कंडीशंस में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जैसे तुम दूध लाते हो, बाजार से दूध लाते हो, उसको दूध को यूज करके जो बचा हुआ दूध होता है उसको फ्रिज में रख देते हो कि खराब ना हो। आ रहा है समझ में? तो ऐसे ही वाटर फॉर इंजेक्शन को, ठीक है, कंडीशंस में स्टोर करके रखते हैं। वो कितना, 80 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं। और एक दिन से ज्यादा इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। यदि एक दिन से ज्यादा हुआ, मतलब 24 घंटे से ज्यादा हुआ, तो आपका जो भी बचा हुआ वाटर फॉर इंजेक्शन है पूरा डिस्कार्ड करना पड़ेगा, फेंक देना पड़ेगा। ठीक है, जी सर। ओके, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन क्लियर हो गया ना, तो आगे के जितने भी 4 टाइप्स हैं वो इजी हैं, इजीली अंडरस्टेबल है, क्योंकि मेन है वाटर फॉर इंजेक्शन। इसके बाद बस थोड़ी थोड़ी स्टेप चेंज होती जाएंगी, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, इसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट, पहला जो अपना वाटर फॉर इंजेक्शन है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई डाउट है वाटर फॉर इंजेक्शन में, फ्रैंकली पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे से छोटा पॉइंट भी अपन क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
कोई डाउट रिंकेश, रोशनी? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक। इसके बाद अपना दूसरा आता है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। कौन सा? स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन में क्या करते हैं, जो वाटर फॉर इंजेक्शन ही होता है, ठीक है, उसको स्टेराइल कर देंगे तो वो बन जाएगा स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। आ गया समझ इसमें? ठीक है, ठीक है, ठीक। रुको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन में अपन ने कितना पढ़ा? 3 पॉइंट्स पढ़े। पहला होता है पायरोजन फ्री। पायरोजन फ्री होना चाहिए। स्टेराइल लिख लिया ना? नहीं, वो यस सर, रिकॉर्ड हाँ के सर। चक्कर में मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से सुनो। तुमने कोई कुछ इंजेक्शन देखे हैं, मुझे कंफर्मली पता है, इंजेक्शन देखा भी और हो सकता है कि तुम्हें लगे भी हों ऐसे इंजेक्शन। ठीक है, अभी समझ आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट मतलब क्या नहीं यूज करते हैं। तुमने देखा होगा एक वाइल में पाउडर रहता है। क्या रहता है? पाउडर फॉर्म में ड्रग रहती है। दूसरे वाइल्स में क्या आता है? लिक्विड आता है। डॉक्टर क्या करता है? इसको निकालता है, इसमें डाल देता है। डालने के बाद अच्छे से सेक करता है और फिर इसको इंजेक्शन को निकाल के लगा देता है बॉडी में। ऐसा हुआ है? देखा है तुम लोगों ने? यस सर। देखा है ना? मतलब दो वाइल्स आती हैं, कोई कोई पैकिंग आती है जिसमें 2 वाइल्स निकलती हैं। एक ऐसा ट्यूब सा भी छोटा भी हुआ, ट्यूब में भी एक वो रहता है, इसको तोड़ के इसमें से निकालता है, दूसरे में मिक्स करता है, अच्छे से सेक करता है और फिर उसको उस प्रोडक्ट को निकाल के लगा देता है। एक्चुअली में जो दूसरी वाइल जिसमें लिक्विड टाइप भरा रहता है ना, वो होता है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। कभी भी जब भी इस टाइप का तुम देखो तो पढ़ना, कंटेंट पढ़ा करो। कोई भी जैसे तुम्हें कुछ भी दिख जाया करे ना मेडिकेशन या कहीं भी, तो उसका कोशिश करा करो कंटेंट पढ़ने का, उससे क्या क्लियर हो जाती हैं चीजें। तो जो सेकंड वाइल होती है उसमें वाटर फॉर इंजेक्शन रहता है, और जो पहली वाइल होती है उसमें पाउडर जैसी ड्रग होती है। वो ड्रग कोई सी भी हो सकती है जो कि मॉइस्चर सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, जो वाइल तुम्हारे साथ दी जा रही है, क्या वो फाइनल प्रोडक्ट के साथ ही मिलती है ना तुम्हें? देखो, 2 टर्मिनोलॉजी होती है एक्चुअली, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें पहले मैन्युफैक्चरिंग की टर्मिनोलॉजी से याद होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग देखो, सबसे पहले कभी भी सुटिक्स पढ़ा करो ना, तो एक मेंटेलिटी बना के रखा करो, किचन में काम कर रहे हैं पूरा। अपनी सुटिक्स पूरी किचन है, घर की किचन मतलब सुटिक्स। जैसे कि तुम सब्जी लाते हो, ठीक है, वेजिटेबल लाए, उसको क्या करते हो? कट करते हो, कट करके बॉईल करते हो। बॉईल करने के बाद तुम्हारी क्या बनती है? एक सब्जी तैयार हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 प्रोसेस होती हैं। कैसी? सुनना। जो तुम सब्जी लाए उसको क्या बोलोगे? रॉ मटेरियल। यदि सुटिक्स की लैंग्वेज में बात करें, क्या बोलोगे? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट है कि सब्जी तुम लाए, उसको क्या बोलोगे? रॉ मटेरियल। अब तुमने उसको बनाना चालू किया। बनाने के टाइम जो बीच में जो टाइम इंटरवल रहेगा, जो बना रहे हो कट करके बॉईल करके, ये क्या कहता है? इन प्रोसेस होती है। क्या होती है? इन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? इन प्रोसेस बोलते हैं। और जो तुम्हारा जो सब्जी लास्ट में बन चुकी है उसको क्या बोलते हैं? फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो जो अपना जो वाटर फॉर इंजेक्शन था ना, वो मोस्टली इन प्रोसेस में यूज हो रहा था। पर जो अपना स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन है, वो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे आता है।
ठीक है। इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, तुमने देखा होगा कोई ड्रग दो वाइल्स में आती है, एक में पाउडर रहता है, एक में स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन रहता है। डॉक्टर एक वाइल्स में से वो वाटर निकालता है, दूसरे में डालता है, अच्छे से सेक करता है और फिर उसको डायरेक्ट पेशेंट में एडमिनिस्टर कर देता है। ठीक है, तो वाटर फॉर इंजेक्शन है वो डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट में आता है। आ गया, क्लियर हो गया ये सब चीजें। जब भी मैं इन प्रोसेस पूछूं या बोलूं तो समझ जाना कि मैन्युफैक्चरिंग के बीच में, ठीक है, जो प्रोसेस चल रही है उसको इन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको मैन्युफैक्चर कैसे करोगे, जो तुम्हारा स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन है उसको बनाओगे कैसे। सेम प्रोसेस, तुम्हारा वेफल डिस्टिलेशन करोगे। ठीक है, दूसरा क्या करोगे, रिवर ऑस्मोसिस से क्या बना लोगे, पायरोजन फ्री बना लोगे, पायरोजन फ्री कर लो। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या आती है कि भैया स्टाइल भी करना है। अब पायरोजन फ्री तो हो गया, फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद अपन इसको करते हैं स्टेराइल, स्टेराइल करते हैं। तुमने ऑटोक्लेव का नाम सुना है कभी, यस सर। देखा भी होगा ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ऑटोक्लेव से क्या करते हैं, इसको जो भी अपना वाटर फॉर इंजेक्शन बनता है, मतलब उसको पायरोजन फ्री करते हैं इस दो मेथड से। फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं, उसको स्टेराइल कर देते हैं ऑटोक्लेविंग से। ठीक है, ऑटोक्लेविंग में याद रख लेना, ठीक है, 115 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 115 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट तक इसको रखते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो अपना क्या हो जाता है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन कंप्लीट बन गया। आ गया समझ। जब तुम्हें स्टेरिलिटी पढ़ाई जाएगी, डिटेल में पढ़ाई जाएंगे, ऑटोक्लेविंग, ठीक है, अपना ओवन, हॉट एयर ओवन, ठीक है, पर तुम्हें टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेरिलिटी मतलब होता है कि जब भी अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या, ठीक है, उसको स्टेराइल बोलते हैं। जिस प्रोसेस में अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक रहे हो या फिर उनको किल कर रहे हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टेराइल बोलते हैं। आ गया समझ। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, जो वो स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन नाम से क्लियर हो जाएगा, कोई रटने वाली बात नहीं है। स्टाइल मतलब स्टेरिलिटी लगेगी। ठीक है, ऑटोक्लेविंग से करा दोगे 15 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 115 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट तक रखोगे 15 LBS पे, तो तुम्हारा कैसा बन जाएगा, स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हुआ क्लियर रिंकेश? यस सर। सर हो गए। इसके इवैल्यूएशन पैरामीटर भी कैसे रहेंगे, इसके इवैल्यूएशन पैरामीटर में सिर्फ एक पैरामीटर याद रखो, कौन सा, ग्रेविमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, कौन सा, ग्रेविमेट्रिक टेस्ट। और इसकी जो लिमिट है, ठीक है, टोटल सॉलिड कंटेंट जो लिमिट है वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन में जो तुम इवैल्यूएशन टेस्ट लगाओगे, वो, ठीक है, उसकी जो लिमिट है वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टोटल सॉलिड कंटेंट की लिमिट कितनी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 ppm 40, हाँ 40 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर आउट हो गया। ओके, जी। वाटर फॉर इंजेक्शन में कितनी लिमिट थी टोटल सॉलिड कंटेंट की, लेस देन 10 ppm। 40 ppm लेस देन, और स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन में सर लेस इस देन ट्रायल में होगा 40 ppm। 10 ppm। 40 ppm। हाँ, ठीक है, मैं नोटिस करा रहा हूँ, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, स्टार मार्क लगा रहा हूँ, वो तो तुम्हें अच्छे से ही पढ़ना है। ठीक है,
बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है एक नॉलेज पर्पज से है, क्योंकि हो सकता है कि जीपैड में जो क्वेश्चन पूछा है वो तुमसे थोड़ा हटके या घुमा के पूछ ले, तो अपन से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब इसकी स्टोरेज कंडीशन सुनो। स्टोरेज कंडीशंस क्या क्या होती हैं? ठीक है, स्टोरेज कंडीशन सिंपल है। मैक्सिमम स्टोर कितना कर सकते हैं अपन? मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं एट 1 लीटर, ठीक है, या उससे कम। ठीक है, मैक्सिमम स्टोरेज क्या होती है? 1 लीटर या 1 लीटर से कम होती है पैकिंग में। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। स्टोर क्या कर सकते हैं? रूम टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। स्टोर है रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब जैसे कि तुम देखते होगे, मैंने बताया ना फाइनल प्रोडक्ट रहता है वो तो रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं ना अपन, दुकान में वगैरह में रूम टेम्परेचर पर ही रखा रहता है। इसकी एक्सपायरी होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है? एक्सपायरी होती है। इट हैज एक्सपायरी डेट। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो उस पर ज्यादा फोकस करना। ये भी फोकस करने वाली बात है, नहीं तो इनको भी छोड़ते चलो। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है ना वो क्या पूछ ले अब हमसे जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से। पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं तुम्हें मार्क करते जाऊंगा, पर अपन ने पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं तुम्हें और डिटेल में बताता हूँ कंट्रोल कैसे करते हैं पायरोजन, जिससे कि तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि पायरोजन एक ऐसा चीज है जिसपे अपन फाइनल टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है पायरोजन। जब फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनेगा ना अपना, ठीक है, तो उसमें भी अपन क्या करते हैं? पायरोजन के टेस्ट लगाते हैं कि प्रेजेंट है कि नहीं है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ पायरोजन कौन कौन से हो सकते हैं। सोर्स ऑफ पायरोजन एक तो अपना क्या हो गया? व्हीकल ही हो सकता है, व्हीकल। दूसरा सोर्स कौन सा हो सकता है अपना? कंटेनर हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा सोर्स कौन सा हो सकता है? अपना रॉ मटेरियल हो सकता है। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इन तीनों से अपना क्या हो सकता है? पायरोजन आ सकता है। ठीक है, तो अपन ने व्हीकल्स को तो अपन पायरोजन फ्री कैसे बनाएंगे? ठीक है, डिस्टिलेशन से, वेपर डिस्टिलेशन से, आरओ मेथड से क्या कर लेंगे? इसको कंट्रोल कर लेंगे। अब कंटेनर को यदि पायरोजन फ्री बनाना पड़े तो क्या करेंगे? इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, और रॉ मटेरियल को पायरोजन फ्री करना हो तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, व्हीकल्स का तो अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं भैया, वेपर डिस्टिलेशन लगा दो, रिवर्स ऑस्मोसिस कर दो तो पायरोजन फ्री हो जाएगा। यदि कंटेनर में पायरोजन आए तो क्या करेंगे? तो कंटेनर में पायरोजन आया तो तुम वो बता सकता है कि ऑटोक्लेव से पायरोजन को मार सकते हैं? लिंकेज रोशनी, आपको क्या लगता है यस सर। ऑटोक्लेविंग से पायरोजन किल हो जाएगा? नहीं मार सकते। ठीक है, हाँ, ऑटोक्लेव से पायरोजन किल नहीं होता। ठीक है, कंटेनर्स में यदि अपने कंटेनर से क्या करना पड़े? पायरोजन को रिमूव करना पड़े, इसके लिए अपन क्या करते हैं? हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। हॉट एयर ओवन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, हॉट एयर ओवन में इसको स्टराइल कराते हैं। ठीक है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है हॉट एयर ओवन, बताऊंगा अभी क्लासिफाई करूंगा तो समझ हो जाएगा, और डिटेल में तो इसकी क्लास लगेगी ही लगेगी। ठीक है, स्टरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर नोट कर लो, 250 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे। कितने देर के लिए? 3 से 4 घंटे के लिए। ठीक है,
कंटेनर को यदि पायरोजन फ्री बनाना हो, कंटेनर से पायरोजन को फ्री करना हो तो किसका यूज करेंगे? हॉट एयर ओवन का यूज करेंगे। हॉट एयर ओवन में जो कंडीशंस रखेंगे वो कितनी रखेंगे? 250 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 4 घंटे के लिए अपन उसमें रखेंगे हॉट एयर ओवन में। ठीक है, तो अपना पायरोजन फ्री हो जाएगा। आगे समझ? रब कर दूं? क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। ठीक है, और यदि अपन रॉ मटेरियल से पायरोजन को फ्री करना पड़े तो इसके लिए 2 प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो जो मेन इफेक्टिव प्रोसेस होती है वो याद रख लो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। किससे करेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से करेंगे। रॉ मटेरियल को यदि रॉ मटेरियल से पायरोजन को रिमूव करना है तो क्या कर देंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे। फिल्ट्रेशन भी तुम्हें पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग का टॉपिक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, अभी तो नाम लिख लो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इससे क्या कर देंगे? पायरोजन को फ्री कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि काम आ सकती है अपने। ठीक है, तुम्हें जब भी हॉट एयर ओवन या फिर ऑटोक्लेव का नाम सुनो तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी तुम्हें याद आ जाना चाहिए। डिटेल में पढ़ाएंगे जब तो तुम्हें याद आना ही चाहिए, मतलब जब तो बताया ही जाएगा, फिर भी एक रफली आइडिया के लिए बता रहा हूँ जिससे तुम्हारा थोड़ा माइंड में आइडिया पहुंच जाए कि हाँ ऐसा होता है। स्टेलाइजेशन करने के लिए जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें एक पढ़ोगे, ठीक है, बैट। ठीक है, बैट एक होता है ड्राई। ठीक है, ड्राई बैट स्टेलाइजेशन और ड्राई स्टेलाइजेशन। ठीक है, बैट स्टेलाइजेशन में आता है अपना ऑटोक्लेव और ड्राई स्टेलाइजेशन में आता है अपना हॉट एयर ओवन। ठीक है, जो ऑटोक्लेव में मैकेनिज्म लगता है वो लगता है कोगुलेशन का। ठीक है, और इसमें जो ऑटोक्लेव में जो मैकेनिज्म लगता है, मैकेनिज्म वो ठीक है, यहाँ पे लिख लो, पहले हॉट एयर ओवन का लिख लो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराता है। ठीक है, हॉट एयर ओवन में जो मैकेनिज्म ऑफ स्टेलाइजेशन लगेगा वो कौन सा लगेगा? ऑक्सीडेशन। और इसमें लगेगा कोगुलेशन। मैकेनिज्म कौन सा हो जाएगा? कोगुलेशन। इसमें हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अभी तो टर्मिनोलॉजी से याद रख लो, डिटेल में जब स्टेलाइजेशन पढ़ाएंगे जब बताया जाएगा कि कोगुलेशन प्रिंसिपल क्या है, ऑक्सीडेशन प्रिंसिपल क्या है। बस इतना याद रख लो कि पायरोजन को यदि उसने क्वेश्चन घुमा दिया, जीपैड वाले ने क्वेश्चन घुमा दिया, जैसे कि उसने पूछ लिया अपन से फॉर एग्जांपल कि पायरोजन को किल करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं, पायरोजन को किल करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं। अब उसने कोगुलेशन भी दिया है ऑप्शन में और ऑक्सीडेशन दिया है, तो तुम्हें यदि पता है कि तुम्हें तो पता है कि आप पढ़ के गए हो कि यार हॉट एयर ओवन से पायरोजन को किल कर सकते हैं, तो अब तुम्हें हॉट एयर ओवन का यदि प्रिंसिपल मैकेनिज्म पता है ऑक्सीडेशन, तो तुम डायरेक्ट जाके क्या कर दोगे? ऑक्सीडेशन पे टिक कर दोगे। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, बना सकता है वो। ठीक है, डिटेल्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, नॉन वाली चीजें अपने पता होना चाहिए। ये थी थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जब तुम्हें स्टेलाइजेशन पढ़ाया जाएगा, जब उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपना कौन सा, बैक्टीरियोस्टैटिक्स फॉर इंजेक्शन। बैक्टीरियोस्टैटिक्स फॉर इंजेक्शन। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स फॉर इंजेक्शन में लिख लो बैक्टीरियो, बोलते रहा करो, उससे क्या है कि ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत क्या प्रेजेंट उस, मतलब ऐसा, मतलब टेक्निकल इश्यू तो नहीं आ गया, पता नहीं क्लास में सुन रहे हैं, मतलब
क्लास मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, थोड़ा क्या उसमें इंटरेक्शन करते रहा करो। नहीं पता चले यहाँ पे अपन पढ़ाते चलना और आवाज का रिकॉर्डिंग नहीं है, आवाज पे थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, इस वजह से तो बीच नहीं बीच सर, में सुनते। बोलते रहा करो। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसा ओके होता है कि जो टेक्नोलॉजी है इसमें पता चले आवाज ही नहीं पहुंच रही है, हो सकता है कि तुम उधर से बोलने की कोशिश कर रहे हो पर मेरे यहाँ आवाज नहीं है, तो उससे क्या है कि बीच बीच में इंटरेक्ट करते रहते हैं ना, तो मन अपने सर। लगता है कि हाँ चलो सिस्टम सही काम कर रहा है अपना। ओके सर। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स वाटर फॉर इंजेक्शन पढ़ रहे हैं। जी सर। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक इंजेक्शन फॉर, पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि बैक्टीरियोस्टैटिक फॉर इंजेक्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया था कि जब तुम कंटेनर देखोगे, ठीक है, तो वो एक्चुअली वन डोज कंटेनर होते हैं या फिर मल्टीपल डोज कंटेनर होते हैं। मल्टीपल डोज क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। वन डोज कंटेनर में आता है अपना क्या, एम्प्यूल्स, लिख लो, एम्प्यूल्स आते हैं। और मल्टीपल डोज कंटेनर में आते हैं अपने वाइल्स। ठीक है, एम्प्यूल्स तुमने देखा होगा जब तुम गए होगे, डॉक्टर क्या करता है, एक कांच की बोतल रहती है जो कि कंप्लीट ऐसे इस फॉर्म में रहती है। जी सर, देखे हैं सर। इसको क्या करता है, पहले वो ब्रेक करता है, फिल करता है जी सर। और फेंक देते हैं, तो वो होता है अपना एम्प्यूल्स, सिंगल डोज के लिए। और जो बाइल्स होती हैं वो मल्टीपल डोज के लिए रहती हैं। ठीक है, बाइल्स कैसी होती हैं, मल्टीपल डोज के लिए रहती हैं। एक बार निकालो एक कुछ ml, बाइल्स भी कभी और सिंगल डोज के लिए रहते हैं, तो कंफ्यूज मत रहना, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है कि सर बाइल्स भी तो सिंगल, बिल्कुल करते हैं, सिंगल डोज के लिए भी यूज करते हैं, पर बाइल्स को बनाया इस तौर पे जाता है कि यदि अपन ने उसमें से कुछ कंसंट्रेशन ही एडमिनिस्टर करनी हो, बाकी की कंसंट्रेशन अपन ने नहीं करनी, अगली बार देनी हो, तो इस वजह से इसको बाइल्स डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा निकाला, यदि एडमिनिस्टर कर दिया, रिमेनिंग इसमें ही है। ठीक है, इस कंडीशन में अपने जरूरत पड़ती है बैक्टीरियोस्टैटिक्स एजेंट की। किसकी जरूरत पड़ती है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स एजेंट की। क्यों पड़ती है कि एक बार तुमने नीडल से प्रिक किया, अब बाइल्स तो हो गई ऊपर, हो सकता है कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह क्या हो जाए, एंटर कर जाए। जी सर। ठीक है, एंटर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई पेशेंट है जो डायबिटिक से पीड़ित है। ठीक है, कोई पेशेंट है जो किससे, डायबिटिक पेशेंट है। अब उसको रोज हर दिन क्या लेना पड़ता है, किसके इंजेक्शन लेना पड़ता है, बताओ, इंसुलिन के, इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ता है। अब बेचारे के पास एक वायल होती है, उसी में से है ना हर रोज वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा 1 ml का इंजेक्शन ले लेता है। अच्छा बताओ, अब इंसुलिन की बात आ गई है, इंसुलिन को किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, सोचो सोचो सोचो, इंसुलिन को किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। IM सर। आईएम से? यस नहीं सर। नहीं 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 नहीं, आईएम से नहीं करते इंसुलिन को एडमिनिस्टर, सबक्यूटेनियसली देते हैं, भूलना मत, ठीक है, रिवीजन करना। ओके सर। ठीक है, ध्यान से कि क्योंकि अल्टीमेटली अपन ने चीजें आनी चाहिए, अपन ने रोट लर्निंग नहीं करनी, अपन ने थोड़ा टेक्निकल टर्म से सोचना। 1 ml हमेशा रखना, 1 ml से ज्यादा नहीं देते इंसुलिन एक बार में। ठीक है, और सब्क्यूटेनियस की लिमिट ही 1.4 ml रहती है एक बार में देने की। ठीक है, रेड नीडल रहती है इसकी। ठीक है, और कितनी गेज की रहती है, गेज भी पढ़ाया होगा, 26 गेज की रहती है। ठीक है, रिवीजन करा रहा हूँ मैं, देख ले, 20, ठीक है,
26 गेज की नीडल रहती है, 1 ml का इंसुलिन एक बार में एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, अब मैं, चलो ये तो हो गया, बीच बीच में रिवीजन कराते रहता हूँ, करा रहा हूँ मैं तुम्हारा, जिससे क्या रहे, चीजें याद हो जाएं। जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, याद होंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि सर वो पूछ लेते हैं कुछ भी, ऐसा कुछ भी मत सोचना। अल्टीमेटली अपना गोल है, नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो सोच के मत आना, कुछ भी घबराना नहीं है। मैं देखो जजमेंटल नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं सोच रहा है लड़कियां पढ़ते नहीं है, ठीक है। मेहनत करो, अच्छे से करो, कोई बात नहीं है। मैं जजमेंटल नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब तुम्हारी एज में था मैं भी ऐसे ही था, ठीक है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, जो ऐसा नहीं है मैं बहुत ज्यादा टॉपर था, हर चीज मुझे आती थी। बिगिनिंग में मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, ठीक है। पर सीख के ही जाना है, मन में नहीं रखना कोई बात है, सीख कर ही जाना। नहीं आता पूछो, सर क्यों, कैसे, ठीक है। और यदि क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए ना, तो जो भी मन करता है आंसर दो, सही हो गलत हो कोई मायने नहीं रखता। अल्टीमेटली हम जजमेंटल नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि हम तुम्हारी एज से निकले हुए हैं, ठीक है। हमने भी प्रिपरेशन की है तुम्हारे टाइम पे, हमें भी एक फियर रहता था कि यार मैं जो आंसर दूंगा क्या वो सही होगा कि गलत होगा, मैं बोलूंगा तो गलत होगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे। तो ये अपने नहीं सोचना, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, हम तुम्हारी एज से निकले हुए स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, आज भी कंटिन्यूसली में हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्री रहो, फ्रैंक रहो, ठीक है ना। यदि अंकित सर से भी तुम्हें ऐसा लगता है तो अंकित भी कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि वो भी उस स्टेज से निकला हुआ है, मैं भी उस स्टेज से निकला हुआ हूँ, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट के मन में क्या रहता है, एक डाउट रहते हैं, उसको आंसर पता भी होता है फिर भी वो एक डाउट में रहता है, यार मैं आंसर दूं कि नहीं दूं, ठीक है। ऐसा होता है ना तुम लोगों के साथ, कि जी बहुत सर। बार तुम्हें आंसर पता रहता है पर तुम बोल क्यों नहीं पाते, क्योंकि एक अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं आंसर दूंगा तो यार सही होगा गलत होगा, ये नहीं सोचना, ठीक है। यदि ऐसा करोगे, यदि ऐसा सोचोगे ना, तो उसमें लॉस अपना हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी टीचर है, जो भी तुम लोगों को पढ़ा रहा है, वो उस सिचुएशन से निकला हुआ है, उसको पता एक्चुअली होता है कि इस एज में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि सबसे बड़ा फियर होता है पूछना या कुछ आंसर देना। देखो कॉन्फिडेंस रखो, गलत भी होता है ना तो भी हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, हम आपको सही करेंगे कि नहीं यार रिंकेश ऐसा नहीं है, यार रोशनी ऐसा नहीं है, आप ये देख के आना या फिर ये पढ़ना, हम तुम्हें और अच्छे से गाइड कर सकेंगे कि देखो आपका ये पॉइंट मिस हो रहा है, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ यार ये मेरा पॉइंट मिस हो रहा है, मैं अगले दिन जाके इसको कवर ऑन करूंगी। ये हमें, हम जजमेंट नहीं देते, क्योंकि अल्टीमेटली हम भी आपकी एज से निकले हुए स्टूडेंट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट आ गए, हम ऐसा, पता है एक्चुअली में जब मैं अपनी जीपैट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो सबसे वीक स्टूडेंट था अपनी क्लास का मैं, ठीक है। वीक स्टूडेंट था, कॉलेज भी प्रॉपर नहीं जाता था, कुछ नहीं करता था, बड़ा मजे करता रहता था, और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया स्पोर्ट्स ओरिएंटेड था, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलता था, ठीक है। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे मैंने सीखना चालू किया, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारे अंदर है ना, फियर है पूछने का, मैं भी नहीं जाता था, अल्टीमेटली डर रहता है। पर हिम्मत कर करके फिर हम पूछना चालू किए, हिम्मत करके हम आंसर देना चालू किए, और जैसी जो हमारा जो फियर है ना वो खत्म हुआ ना, बहुत मजा आने लगा पढ़ाई में सच में। क्योंकि अल्टीमेटली ये फियर चला गया कि टीचर हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम फिर ये सोचने लगे थे, हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन गई थी, क्वेश्चंस पूछ पूछ के क्या सोचेगा, सोच लें जो सोचना है, हमें नहीं आता हमने पूछ लिया, ठीक है। गलत आंसर दिया तो दे दिया, कम से कम दिया तो, बस। अल्टीमेटली ऐसे अपन ने सोचना है, फियर नहीं करना, टेंशन तो लेनी नहीं है। तुमने कभी भी देखना टेंशन में कोई भी काम करोगे ना तो अल्टीमेटली खराब हो जाता है, तो टेंशन लेनी ही नहीं है किसी काम की, ठीक है। ये तो टीचर को टेंशन लेनी है कि आपको कैसे पढ़ाए, कैसे सिखाए, ठीक है। अल्टीमेटली जब हम तुम्हें पढ़ाते हैं या पढ़ाने आते हैं, तो अल्टीमेटली अंकित को भी बहुत टेंशन रहती है, यार बच्चों को पढ़ाना है, पता नहीं यार उनको समझ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा।
अल्टीमेटली मैं भी जब तुम्हारी क्लास लेके जाता हूँ ना, तो मैं भी अंकित को बोलता हूँ यार पता नहीं यार बच्चों को पसंद आया कि नहीं आया, कैसा लगा होगा, पता नहीं उन्हें समझ आ भी रहा होगा कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो यही तो हमें भी टेंशन रहती है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है ना तुम्हारे तुम्हारे साथ जुड़कर। ठीक है, इस वजह से कभी भी माइंड में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, गलत भी आंसर हो ना तो बोला करो बेझिझक, क्योंकि हम कुछ जजमेंटल नहीं है, हम सोचते नहीं है। सेम केस ऑफ अंकित के साथ है। ठीक है, पूछो, जितना ज्यादा डिस्कस करोगे, जितना ज्यादा पढ़ाई में ओरिएंटेड होगे ना, बहुत एंजॉय करोगे, सब डिस्कस करके चलेंगे। अल्टीमेटली देखो, हम भी ऐसे इतना ज्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं है। ठीक है, तुम तुम भी कोशिश करो तुम्हारी साइड से, कुछ हम कोशिश करते हैं, दोनों मिलके चलते हैं, तो अल्टीमेटली अपना जो गोल है वो अपन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करें। हेलो जी सर। रोशनी, सीरियस हो गए? सीरियस नहीं होना है, सीरियस नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आज ये सारा टॉपिक फिर कंप्लीट कर कर ही जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बचा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा था बैक्टीरियोस्टैटिक्स वाटर प्रोजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली में जो मल्टीपल डोज कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि वाइल्स, अपने वाइल्स के होते हैं मल्टीपल डोज कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, इसमें जी बार बार फ्रिक्वेंटली क्या करना पड़ता है, अपने फ्रिक्वेंटली इंजेक्शन को लेना पड़ता है, एडमिनिस्टर करना पड़ता है। आपने आज लिया, कुछ कल ले लिया। कॉल आ रहा है ब्रो, किसका कॉल है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, तो अपन प्रॉपर आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा क्या, अब देखो, नो अपन सर। ने बैक्टीरियोस्टैटिक्स फॉर इंजेक्शन की जरूरत क्यों, वाटर फॉर इंजेक्शन की इसमें क्या रहेंगी, सारी क्वालिटीज रहेंगी। ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन की सारी क्वालिटी रहेंगी। बस अपन क्या करते हैं, जो भी मल्टीपल डोज कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि इंसुलिन की बात कर रहे थे अपन, इंसुलिन में इतना ज्यादा डिबेट होगा अपना। उसमें क्या करता है, जैसे आज एक पेशेंट है, उसको आज इंसुलिन लेनी है, पर उसका जो कंटेनर है बड़ा है, आज उसने 1 ml ली, फिर कल जाके फिर दोबारा उसको क्या लेना है, नेक्स्ट डोज लेना है उसका। आ रहा है ना समझ समझ में? इस केस जी सर। में, इस कंडीशन में अपन ने क्या जरूरत पड़ जाती है, ऐसे वाटर फॉर इंजेक्शन की बैक्टीरियोस्टैटिक। जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, जी सर। जिसमें अपन क्या डालते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, अब जी इतनी सारी राजनीति में अपन ने सिर्फ क्या याद रखना है, कि जो मल्टीपल डोजेस फॉर्म कंटेनर हैं, जैसे कि इंसुलिन, अपन ने डायबिटीज के केस में इंसुलिन की बात की, इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक जो एजेंट है उसका नाम याद रख लो बस। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट का नाम याद रख लो, क्या है, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल। अल्कोहल। जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स एजेंट इसमें डलेगा, बेंजाइल एल्कोहल, बस तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। कौन सा? बैक्टीरियो बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर वाटर फॉर फ्लोरेटिंग। इंजेक्शन। अब देखो, दो टर्मोलॉजीज आती हैं, स्टैटिक्स और साइडल। पता है कि स्टैटिक्स क्या होता है, साइडल क्या होता है? तुमने सुना भी होगा, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। यस सर। ठीक है, क्या होती है बताओ थोड़ा बहुत, मतलब टर्मिनोलॉजी सुनी है, डिटेल में नहीं पता, मैं बताता हूँ, सुनो। सर जो सर बैक्टीरियोस्टैटिक जो होता है सर, बैक्टीरिया को किल कर देता है, और वह मतलब सर बैक्टीरियोसाइडल जो होता है वह पूरी तरह से किल नहीं कर पाता है। ठीक है, ठीक है, रोशनी तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो मैं बताता हूँ, सही बोल रहे हो, मतलब जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो ठीक है, पर उल्टा बोल दिया। समझ रहा ना? बहुत अच्छा ट्राई था, बहुत अच्छे। ऐसे ही अपन ने क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। जो स्टैटिक्स वर्ड आएगा,
जी सर। बैक्टीरियोस्टैटिक जो क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। जी सर। ठीक है, ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। और साइडल जहां वर्ड आएगा वहां समझ जाना किल करेगा। साइडल का मतलब जी। ही होता है किल करना। ठीक है, जी सर। याद रखना। स्टैटिक्स मतलब ग्रोथ को कम करने वाला, ग्रोथ को इनिबिट करने वाला, बिल्कुल रोक देगा, ग्रोथ होने ही नहीं देगा बैक्टीरिया की। और जो साइडल है वो पूरा किल करके खत्म कर देगा। जी। ठीक है, दूसरा ट्रिक यदि बनाना हो तो एस से ऐसे याद रख लो, एस से क्या हो जाएगा, स्टॉप। ग्रोथ को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो एस से स्टॉप, ग्रोथ को स्टॉप कर दिया। ठीक है, सी से याद जी। रख लेना, सी सी मतलब किल, किल जैसा, मतलब जी सर। साइडल फॉर किल। जी। ठीक है, सुसाइड करते हैं, मर जाता आदमी, सुसाइडल। ठीक है, तो थोड़ी क्या है उसमें लिरिक्स टाइप बन रहा है ना, साइडल सुसाइडल। ठीक है, जी। तो ऐसे याद रख लेना। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब ग्रोथ को रोकेंगे। ग्रोथ को रोकने के लिए कौन सा एजेंट का यूज करेंगे, बेंजाइल बेंजील अल्कोहल। अल्कोहल। ठीक है, पर इसकी भी एक जी। लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स वाटर फॉर इंजेक्शन को सिर्फ एक बार में 5 ml ही क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, 5 ml से ज्यादा एक बार में एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, मैक्सिमम कितना, 5 ml ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, जी सर। और जो इसके जो कंटेनर आता है, जो कंटेनर में जो आते हैं, कंटेनर में जो आते हैं 30 ml के कंटेनर से ज्यादा नहीं आता। मतलब मैक्सिमम जो होगा, मैक्स याद रख लो, जो मैक्सिमम मैक्सिमम जो इसका कंटेनर आएगा वो 30 ml का आएगा, उससे ज्यादा का नहीं आएगा फॉर ह्यूमन यूज। वेटेनरी में यदि नॉलेज पर्पज से मैं तुम्हें एक और टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। वेटेनरी माने जानते हो, वेटेनरी नाम सुना है, वेटेनरी का क्या होता है। सर सुने वेटनरी हैं। अरे जानवर, कुत्ते बिल्ली, इनको इंजेक्शन देते हैं ना, गधा जी सर। घोड़ा, ये अपने गैया वगैरह जो बीमार होती हैं उनको जो ट्रीटमेंट करता है उसको बैटेरियन बोलते हैं, और टर्मिनोलॉजी होती है वेटनरी। इसमें 100 ml रहता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। देखो स्टैटिक्स है कहीं ना कहीं तो टॉक्सिसिटी से थोड़ा तो रिलेट करेगा। ठीक है, इस वजह से अपन क्या कर रहे हैं, 5 ml ही एडमिनिस्टर कर रहे हैं एक बार में। समझ रहे हो ना, क्योंकि सेफ्टी ऑफ टॉक्सिसिटी को ध्यान में रखते ही अपन क्या कर रहे हैं, ये अपन ने लिमिट बनाई है कि 5 ml से ज्यादा नहीं देना, तो सेफ रहेगा। इससे ज्यादा दोगे तो हो सकता है कि टॉक्सिसिटी आना चालू हो जाए। ठीक है, जी सर। ये हो गया तुम्हारा क्या, बैक्टीरियोस्टैटिक्स वाटर फॉर इंजेक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं NaCl इंजेक्शन की। बस 5-10 मिनट का और क्लास बची है, कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, आज शायद लंबी क्लास हो गई है बहुत ज्यादा। इसमें भी सारी क्राइटेरिया याद रख लो, पायरोजन फ्री, पायरोजन फ्री कर दो, स्टेराइल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, वाटर फॉर बैक्टीरियोस्टैटिक्स फॉर इंजेक्शन में भी यही सेम क्राइटेरिया रखना, पायरोजन फ्री होगा, स्टेराइल होगा। ठीक है, बस बैक्टीरियोस्टैटिक्स एजेंट डाल देंगे, कौन सा एजेंट डालेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक्स एजेंट किस फॉर्म में, बताओ। बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, गुड। ठीक है, कैसा होगा, स्टेराइल होंगे ये भी, स्टेराइल होंगे। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी और बढ़ गई है यहाँ पे, आइसोटोनिक। पता है आपको आइसोटोनिसिटी क्या होती है, आइसोटोनिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेरेंट्रल में बनाने के टाइम पे आइसोटोनिसिटी नहीं होगी ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जी ठीक है, सर। तो आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस वजह से ही क्या बनाया गया है, NaCl इंजेक्शन बनाया गया है।
NaCl इंजेक्शन को कोई पर्पस नहीं है वैसे, सिर्फ टॉनिसिटी को मेंटेन करने के लिए NaCl इंजेक्शन बनाया गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आइसोटोनिसिटी एक्चुअली होती क्या है। तुमने ऑस्मोसिस पढ़ा है? ऑस्मोसिस पढ़ाया था मैंने उस दिन आपको, ऑस्मोसिस पढ़ाया था ना, रिवर्स जी ऑस्मोसिस सर। जब पढ़ाया था मैंने तुम्हें तो ऑस्मोसिस पढ़ाया था। यदि वही ऑस्मोसिस कंडीशन बॉडी के अंदर हो, इनसाइड बॉडी, ठीक है, ऑस्मोसिस जैसी कंडीशन हो, उसको बोलते हैं आइसोटोनिसिटी, सॉरी टोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी में बताऊंगा एक आइसोटोनिक क्या होता है। ठीक है, जो ऑस्मोसिस कंडीशन बॉडी के अंदर होगी उसको क्या बोलेंगे? टोनिसिटी बोलेंगे। ठीक है, इतना याद रख लो कि ऑस्मोसिस कंडीशन किसको बोला? तो बाहर जो कंडीशंस हो रही थी सेमी पेब्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी अपन कर रहे थे वो ऑस्मोसिस था। यदि बॉडी के अंदर उसकी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? टोनिसिटी। अब टोनिसिटी एक्चुअल में 3 टाइप की होती है। पहली होती है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, दूसरी होती है आइसोटोनिक, तीसरी होती है हाइपरटोनिक। आसान याद हो गई, हाइपो, आइसो, हाइपर। ठीक है, हाइपोटोनिक में एग्जाम्पल के तौर पे ये एक अपना चैम्बर है, इसमें अपना सॉल्वेंट रखा है, अपन ने इसमें सेल डाल दिए, सेल डाल दिए। अब ये कैसा हाइपोटोनिक है? हाइपोटोनिक है मतलब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर क्या है? ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया? बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कहते हैं, प्रिंसिपल कैसा रहेगा? ऑस्मोसिस जैसा ही रहेगा। तो लो कंसंट्रेशन से क्या करेगा? हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा सॉल्वेंट। तो अब ये सॉल्वेंट जैसे ही सेल के अंदर जाएगा, सेल क्या से चालू होगा? स्वॉलो अप होना चालू होगा, बड़ा होता जाएगा। कैसी कंडीशन आ जाएगी उसकी? जो जी सर। सेल हैं वो बड़े बड़े हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? स्वॉलो हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। तो है ना हाइपोटोनिक, यदि हाइपोटोनिक कंडीशन हुई तो सेल तो फूल जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो सेल फूलेंगे दर्द होगा, हाइपर पेन होगा। ठीक है, और यदि हाइपर कंडीशन में क्या होगा? सेम कंडीशन रहेगी, वहां पे अपन क्या करते हैं? सॉल्वेंट में अपन ने क्या डाल दी? सेल डाल दिए। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन? यहाँ है हाई, सॉल्वेंट कैसा है? कंसंट्रेटेड, और जो जो अपने सेल हैं उनके अंदर कैसा है? लो कंसंट्रेशन है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा श्रिंक, पिचक जाएगा, पिचकूसा, पिच ऐसा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको? श्रिंक। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्वेंट भी खराब है, हाइपोटोनिक भी खराब है। तो अपन ने क्या करना है? आइसोटोनिक बनाना बहुत जरूरी हो जाता है इस कंडीशन में। क्योंकि देखो, हाइपोटोनिक रहा अपना इंजेक्शन तो सेल को क्या कर देगा? सॉलो अप कर देगा, और हाइपरटोनिक रहा तो सेल को कैसे कर देगा? श्रिंक कर देगा। ठीक है, इस वजह से आइसोटोनिक होना जरूरी है, अपने पेरेंटल को आइसोटोनिक होना जरूरी है। ठीक है, आइसोटोनिक में मेंटेन रहेगा, सेल ना तो श्रिंक करेगा ना ही क्या करेगा? अपना सॉलो अप होगा। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? जी सर। क्लियर हो गया? जी कोई सर। डाउट यहाँ तक?
NaCl इंजेक्शन को टॉनिसिटी को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, याद रखो इसको। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कितना NaCl दोगे जब जाके टॉनिसिटी मेंटेन होगी। ऐसा तो नहीं है कि बस NaCl में भी तो कंसंट्रेशन ज्यादा दे दी तो भी हाइपर हो जाएगा, कम दे दी हाइपो हो जाएगा। तो एक लिमिट होगी जिसको देना जरूरी है, याद रख लो, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, टॉनिसिटी ऑफ NaCl को मेंटेन करने के लिए कितना देना पड़ेगा अपने? 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। दूसरा पॉइंट याद रख लो, ठीक है, जितने IM इंजेक्शन होंगे या फिर स्मॉल इंजेक्शंस होंगे, ठीक है, इंजेक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल, याद है आपको? ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल कैसे होंगे? हाइपोटोनिक होंगे, हाइपोटोनिक होंगे क्योंकि लेस कंसंट्रेशन में रहते हैं। ठीक है, इस वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। IM और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल कैसे देते हैं अपन? हाइपोटोनिक। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा, इसको अच्छे से मार्क कर लो। क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, बना तो तुम्हें याद होना चाहिए, हाइपोटोनिक। वैसे जितने भी पेरेंटल होंगे वो कैसे होंगे? आइसोटोनिक होंगे। जितने भी पेरेंटल होंगे वो सब कैसे होंगे? आइसोटोनिक होंगे। पेरेंटल के अंदर याद रखना ऑप्थेल्मिक भी आता है, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट भी कैसे होते हैं? पेरेंटल के अंदर आते हैं, जो आंख के थ्रू देते हैं। ठीक है, वो भी स्टेराइल होने चाहिए, इनकी भी क्राइटेरिया पता होना चाहिए तुम्हें। स्टेराइल होना चाहिए, टॉनिसिटी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, रब कर जी दूं? सर। हो जी गया? सर। ओके, अब अपना बचता है लास्ट, रिंगर इंजेक्शन। रिंगर इंजेक्शन, ठीक है, पॉइंट लिख लो। यूज करते हैं, यूज्ड एज प्लाज्मा एक्सपेंडर। जब किसी का रोड बोर्ड पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, खून इतने जल्दी मिल नहीं पाता, इस केस में अपन क्या करते हैं? रिंगर इंजेक्शन दे देते हैं। ठीक है, कि जिससे प्लाज्मा एक्सपेंड हो सके और जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये भी कैसे होंगे? पायरोजन फ्री होंगे, पायरोजन फ्री होंगे, स्टेराइल होंगे नेचर में, आइसोटोनिक होंगे। ठीक है, और कंपोजिशन कैसा रहेगा? कंपोजिशन इनका रह सकता है सेम एज ब्लड, सेम एज प्लाज्मा। ठीक है, सेम एज प्लाज्मा। एग्जाम्पल रख लो इसके, NaCl, KCl, ठीक है, CaCl2। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिंगर इंजेक्शन इतना ज्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें तुम्हें याद रख लो। रिंगर इंजेक्शन नाम सुनती है, बस इतना याद आना चाहिए, प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं। किस तौर पे देते हैं? प्लाज्मा एक्सपेंडर के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे आज कंप्लीट हो गए, कौन से एक्वस सारे कंप्लीट हो गए।